डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, लास्ट क्लासेस में हमने बायोमोलिक्यूल्स के काफ़ी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या हैं। देन फिर हमने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है माइक्रोमोलिक्यूल्स और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स को शॉर्ट में भी पढ़ा। देन उसके बाद मैक्रोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हुए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया और उसके माइक्रोमोलिक्यूल्स की किस तरीके से वही बन के बनाते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन हमने प्रोटीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स भी कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। तो देखो, सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं। अब जब हम माइक्रोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तब हमने पढ़े थे नाइट्रोजीनस बेसिस, कैसे ये शुगर के संग मिलके न्यूक्लियोसाइड्स बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स, और कैसे ये फिर कंबाइन होके फास्फोरस के साथ न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये ही क्या है, मोनोमर है। तो इसी के जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन होते हैं तब जब पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो ये भी मैक्रोमोलिक्यूल है और हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एसिड इनसॉल्युबल मतलब जो रेटिनेटेट में रह जाता है वो हमारे सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, और उन्हीं में से एक न्यूक्लिक एसिड भी है जो हर एक लिविंग टिश्यू का हिस्सा होता है। तो दीज आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जैसे मैंने अभी बताया, ये पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। टुगेदर विद पॉलीसेकेराइड्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि प्रोटीन्स, ये कंप्राइज होते हैं एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल बनाने में जो कि बहुत जरूरी है लिविंग सेल के लिए। फॉर न्यूक्लिक एसिड्स द बिल्डिंग ब्लॉक इज न्यूक्लियोटाइड, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें दे रखी हैं, वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकेंड इज अ मोनोसेकेराइड एंड थर्ड इज अ फॉस्फोरिक और फॉस्फेट। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक न्यूक्लियोटाइड, अगर मैं एक मोनोमर की बात करती हूँ तो उसके अंदर क्या होता है, नंबर वन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, एक मोनोसेकेराइड होता है जिसकी मैं शुगर की बात कर रही थी, और एक इसमें फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट होता है। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड्स के संग मिला के ये फॉस्फेट ग्रुप फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। तो तीसरी ये वाली चीज हो गई। और ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं ये कौन से होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे एडेनाइन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोनिन एंड थाइमिन। जहां पे जो एडेनाइन ग्वानिन होते हैं उनको प्यूरीन्स बोलते हैं और बाकी जो है वो पिरामिडीन्स हैं। इन रिंग को, ये जो हेट्रोसाइकल रिंग है, इसको बोला जाता है प्यूरीन एंड पिरामिडीन। जो शुगर फाउंड होता है इनके अंदर, या तो वो राइबोज शुगर होता है, अब हम शुगर्स पढ़ चुके हैं, राइबोज इज अ मोनोसेकेराइड पेंटोज शुगर जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं, या फिर ये डीऑक्सीराइबोज होता है। न्यूक्लिक एसिड containing deoxyribose is known as DNA while the other is known as RNA। तो सिंपल सी चीज हो गई, यहाँ पे जो भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये दो में डिवाइड होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, या तो ये डीएनए होते हैं या ये आरएनए होते हैं। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर है और डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, तो ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होगा। अब हम ऊपर अगर ये डायग्राम्स देखते हैं जो हमने पहले स्टडी किए थे, तो मिल के ही बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो जिसमें सबसे पहले है नाइट्रोजनस बेसिस। अब फिर से या तो नाइट्रोजनस बेसिस प्यूरीन्स होते हैं या ये पिरामिडीन होते हैं, ये कंबाइन होते हैं एक न्यूक्लियोसाइड्स के साथ। अब इसका मतलब जब यही पिरामिडीन एंड प्यूरीन जब एक शुगर के संग बाइंड करते हैं तो उनको न्यूक्लियोसाइड्स बोला जाता है। ठीक है, देन और न्यूक्लियोटाइड, अब यही जब न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है, यानी देखो नाइट्रोजनस बेस में शुगर ऐड होने के बाद वो न्यूक्लियोसाइड बन रहा था और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होने के बाद वो न्यूक्लियोटाइड बन रहा था, और यही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर बनाते हैं डीएनए या फिर आरएनए। अब देखो हम यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं।
तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी और जो हमने वहां पे देखा था, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? कोई भी टाइप का रिंग स्ट्रक्चर या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कि दो और दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब आप देखो इनमें, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डेफिनेटली कार्बन है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक, और ये साइक्लिक रिंग है तो ये हेट्रोसाइक्लिक बोले जाते हैं। अब ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग क्या है? दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। अब टोटल नाइट्रोजनस बेसिस 5 होते हैं, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, जिसमें कि ये ऊपर वाले हो जाते हैं प्यूरीन्स और नीचे वाले हो जाते हैं पिरामिडीन्स। अब डीएनए में ये आपस में कनेक्टेड कैसे होते हैं? तो देखो होता क्या है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री ही जुड़ते हैं, यानी एक प्यूरीन के साथ दूसरा पिरामिडीन ही जुड़ता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। और होता क्या है, जैसे ग्वानिन है और एडेनाइन है तो ये प्यूरीन है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है और एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, वेयर एज एडेनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब ये कंडीशन होती है डीएनए में। इन केस ऑफ आरएनए क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा चेंज होता है कि थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल होता है, तो दिस इज द यूरासिल पाइरामिडीन। तो ए किसके संग जुड़ेगा फिर? डबल बॉन्ड विथ यू। अब देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे प्यूरीन्स जो होती हैं इसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, डबल रिंग, वेयर एज जो पाइरामिडीन्स होते हैं वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब अगर हम एनसीईआरटी में देखेंगे तो यहाँ पे भी यही चीज दे रखी है, यहाँ पे हमें एडेनाइन दे रखा है, एक प्यूरीन, और यूरासिल एक पाइरामिडीन। अब देखो क्या हो रहा है, इसके साथ एक शुगर अटैच हो रही है, और जब इनके संग शुगर अटैच हो रही है तो ये न्यूक्लियोसाइड्स बन जाता है, और इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? एडेनाइन बन जाएगा एडिनोसिन, यूरासिल बन जाएगा यूरिडीन। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये बन कैसे रहे हैं? तो देखो इस तरीके का शुगर इनमें अटैच हो जाता है। अब ये शुगर आप देखोगे तो ये 5 कार्बन एटम्स हैं, आपको क्या मिल रहा है? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स की एक शुगर है, तो ये क्या हो जाती है? पेंटोज शुगर। और ये जो शुगर का स्ट्रक्चर है ये एक राइबोज शुगर है। तो जब एक राइबोज शुगर अटैच हो जाते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ, तो ये केस देखने को मिलता है आरएनए में, इसीलिए आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स भी बोलते हैं। व्हेयरएज क्या होगा, अब बिल्कुल यही शुगर है, सिर्फ यहां से ये अगर मैं यहां से एक O को निकाल दूं तो इमेजिन कर लो एग्जैक्टली ऐसा सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इस C में नीचे सिर्फ और सिर्फ एक H जुड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गई है, इसकी डीऑक्सीजनेशन हो गई, यानी कि लेट्स सपोज ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। जब ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाती है तो ये बन जाती है डीऑक्सीराइबोज, और ये वाली कंडीशन यानी कि एक डीऑक्सीराइबोज शुगर जब नाइट्रोजनस बेसिस के संग अटैच होंगे तो ये कंडीशन देखने को मिलती है डीएनए में, इसीलिए ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। अब फिर से यहाँ पे डायग्राम में आ जाओ, न्यूक्लियोसाइड्स ये हो गए। तो अब देखो ये क्या है, एक यूरासिल है, तो ये नाइट्रोजन बेस यूरासिल है, और यूरासिल किस में देखने को मिलता है? आरएनए में देखने को मिलता है। तो इसमें ये राइबोज शुगर ऐड हो गया है 5 कार्बन एटम्स का, ये 5th कार्बन है। ठीक है, सिमिलरली अब जब ये एडेनाइन में ये अटैच हो गया है एक और राइबोज शुगर, तो इसको क्या बोलेंगे? अगेन ये एडिनोसाइन हो गया है, तो यूरिडीन और एडिनोसाइन इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। अब देखो इसमें फर्दर क्या हो रहा है, इन्हीं न्यूक्लियोसाइड्स में, यानी आपके पास अब एक नाइट्रोजनस बेस आ गया है, ये आपके पास एक पेंटोज शुगर आ गई है, और यहाँ पे अब एक फॉस्फेट ग्रुप आपका अटैच होगा,
और जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और अब ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बेसिकली अब ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, ये है आपका एक मोनोमर। इस टाइप के n टाइम्स जुड़ के या तो डीएनए बनाएंगे या ये आरएनए बनाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस है और कौन सी टाइप की शुगर है। तो अब इन नाइट्रोजनस बेसिस के न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह बनेंगे, अब उसकी नेमिंग हमें एनसीईआरटी में तो सारे नहीं दे रखा है। तो एडेनाइन हमको पता है, हमने एनसीईआरटी में देख लिया, एडिनोसाइन होता है, यूरासाइल यूरिडीन होता है, थाइमिन को बोलते हैं थाइमिडीन, उसी तरीके से साइटोसिन हो जाएगा साइटिडीन, एंड ग्वाइन हो जाएगा ग्वानोसिन। सिमिलरली अब मैं अगर इनकी न्यूक्लियोटाइड्स की बात करती हूँ, सॉरी यहाँ पे ये न्यूक्लियोसाइड होगा, और अब अगर मैं इसकी न्यूक्लियोटाइड्स की बात करती हूँ, देन ये क्या हो जाएगा, एडिनिलिक एसिड। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ग्वानिलिक एसिड, ये साइटिडिलिक एसिड, then thymidilic acid and finally uridylic acid। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो देखो डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, और इसमें क्या होते हैं, दो पॉलीमर्स हैं, तो बेसिकली ये दो स्ट्रैंड्स हैं और ये आपस में होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दूसरा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आपस में जुड़ रहे हैं, और ये कनेक्टेड कैसे होते हैं, देखो ये आपस में कनेक्टेड किस तरीके से है, बाय दीज CGAT। तो ये क्या है, दीज आर नाइट्रोजनस बेसिस। तो नाइट्रोजनस बेसिस से ये अटैच होते हैं, तो कह सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस से दो स्ट्रैंड्स अटैच होते हैं, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो ये मैंने आपको बता दिया था कि जो C है वो G के संग कनेक्ट होता है, और देखो ये एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, A जो है वो T के संग कनेक्ट होता है, और ये कैसा बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है। सिमिलरली G and C में फिर से ट्रिपल बॉन्ड, और ये बॉन्डिंग कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में। अब दोनों ही जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, यानी अगर एक है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा होगा 5 प्राइम इधर से और ये वाला 3 प्राइम। अब देखो यहाँ पे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ कौन कौन से बॉन्ड है, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गया बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस, दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे होते हैं एस्टर बॉन्ड। ये ईस्टर और एस्टर बॉन्ड्स किसके बीच में होते हैं, बिटवीन द फॉस्फेट। फॉस्फेट किसके संग अटैच होते हैं, शुगर के साथ, और शुगर का कौन सा पार्ट, हाइड्रोक्सिल पार्ट। तो हाइड्रोक्सिल पार्ट के साथ फॉस्फेट जहां अटैच होते हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। ये शुगर हो गया, फॉस्फेट बॉन्ड किस तरीके से अटैच है। एक बॉन्ड होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये किसके बीच में होता है, अब देखो ये क्या था, 1 फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, देन फोर्थ और फिफ्थ के साथ यहाँ पे अटैच होगा ये वाला फॉस्फेट। तो एक तो 5 प्राइम यानी कि 5 कार्बन के संग अटैच है, और एक क्या है 3 कार्बन के संग अटैच्ड है। तो दोनों ही साइड यानी कि एक पेंटोज शुगर जो है, एक साइड से वो 5 कार्बन एटम से अटैच है फॉस्फेट से, और दूसरी साइड वो 3 कार्बन एटम पे अटैच है। तो क्योंकि दो है यहाँ पे इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब देखो ये डीएनए होता क्या है, अब ये तो हमको पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, कब, सेल डिवीजन के वक्त। अब जब गैमीट्स बनते हैं तो यही डीएनए पास होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका डीएनए है ये सेल डिवीजन के वक्त रेप्लिकेट होता है।
आप पढ़ चुके हो सेल डिवीजन चैप्टर में, और जब ये रेप्लिकेट होगा तो ये फर्दर और नए 2 स्ट्रैंड्स बन जाएंगे और फिर ये दोनों अलग अलग डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। तो ये ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग। अब देखो ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि जो ए टी जी सी किस तरीके से जुड़ते हैं, उन्हीं से रिलेटेड एक होता है चारगैफ्स रूल। चारगैफ्स रूल्स क्या कहता है कि देखो एक ए बाइंड हो रहा है अगर मेरा टी के साथ, और जी बाइंड हो रहा है अगर मेरा सी के संग, तो हमेशा A प्लस टी इक्वल होगा हमेशा A प्लस जी इक्वल होगा T प्लस सी के। तो ये आपका चारग्राफ रूल है जो कि दिया था अर्विन चारग्राफ ने। सो बेसिकली ये क्या है कि जो अमाउंट ऑफ प्यूरीन्स हैं वो हमेशा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ पायरामिडीन्स के। सिमिलरली इन बेसिस के संग अटैच्ड होने वाले शुगर और इनके अटैच होने वाले फॉस्फेट, ये भी हमेशा इक्वल होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, अब हमने सारे बॉन्ड्स कर दिए, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं, किस तरीके से ये बेसिस अटैच है, हमने चारग्राफ रूल कर लिया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्टेंसेस हैं। तो देखो अगेन जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि ये जो मॉडल था डीएनए का वो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, तो इसको वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक तो डबल है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं। ये जो 2 स्ट्रैंड्स है इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें थर्ड जो हमारा कार्बन है वो फ्री है, तो ये वाला हो जाता है 3 प्राइम, तो ये हो जाएगा 5 प्राइम। सिमिलरली ये वाला हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कैसा होता है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके का हेलिक्स बनाते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो यहाँ पे एक टर्न ले रहा है। अब ये जो एक टर्न कंप्लीट करता है, ये एक टर्न हो गया, ये एक पूरा टर्न हो गया, ये जो एक टर्न कंप्लीट करता है इसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी बीच में आपको 10 बेस पेयर्स देखने को मिलेंगे। और ये एक पूरा टर्न कितना होता है, एक हेलिक्स का टर्न कितना होगा 360 डिग्री, जिसके अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब अगर मैं एक बेस पेयर में उसका देखती हूं तो एक बेस पेयर में कितना टर्न हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा अब इसका डिस्टेंस, एक पूरा स्टैक ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, यानी कि ये पूरे जितने के जितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं इस पूरे में डिस्टेंस कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। तो ये एक पूरा कंप्लीट डिस्टेंस। और अगर मैं बिटवीन 2 के बीच में बात करती हूँ, यानी एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितना हो गया 0.34 नैनोमीटर। नेक्स्ट अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो आरएनए जैसे ये होता है अगेन जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल किसका होता है, इन केस ऑफ वायरसेस। अब आरएनए भी क्या है, ये भी सेल्स में प्रेजेंट है, सेल में तो दोनों ही प्रेजेंट है, डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, एंड डिपेंडिंग अपॉन क्या इसका फंक्शन है, कहाँ पे ये प्रेजेंट है, ये 3 टाइप्स का होता है। तो सबसे पहला होता है मैसेंजर आरएनए, और उसको एमआरएनए भी बोलते हैं। एमआरएनए क्या होता है, अब मैसेंजर ये मैसेज कैरी करता है, किस तरीके से, तो देखो क्या होता है, डीएनए जो न्यूक्लियस में इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, और जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी जो आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में, ये एमआरएनए में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी आपका डीएनए के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन कैसे है, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में कोई एक एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम कितना बनेगा, उस डीएनए में उसके जितने जीन्स होंगे उतने ही बनेंगे, लेकिन एंजाइम तो प्रोटीन्स है ना, तो डीएनए ही प्रोटीन्स बना रहा है। तो वो कैसे बनता है, डीएनए से पहले एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए इसको प्रोटीन्स बनाता है, तो ये होता है मैसेंजर आरएनए। और अब ये कौन बना रहा है, फिर इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस, डीएनए के अंदर। दूसरा मेरा टाइप हो जाता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको आरआरएनए बोलते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है ये राइबोसोम्स के अंदर होता है, और यहाँ पे जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ये उसी में हेल्प करता है। ये लार्जेस्ट
आरएनए होता है अबाउट 80%। जितना भी सेल्यूलर आरएनए है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा होता है? आरएनए होता है। अगेन प्रोटीन सिंथेसिस होती है यहाँ पे। तीसरा जो मेरा बच गया उसको ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं और ट्री आरएनए। इसका एक और नाम है, इसको सोल्यूबल आरएनए भी बोलते हैं, तो इसको एस आरएनए भी लिखा जाता है। इसी को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं और अडेप्टिव आरएनए। अब देखो ये क्यों होता है, यहाँ पे ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, अब ये प्रोटीन्स क्या है? बेसिकली अमीनो एसिड्स ही तो बनेंगे, तो एमआरएनए तो अमीनो एसिड्स बना रहे हैं। अब ये लिंक हो करके एक प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो ये टीआरएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में और ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। ट्रांसलेशन जब प्रोटीन्स बनते हैं तो साइटोप्लाज्म में इसका काम होता है कैप्चर करना इन अमीनो एसिड को और फिर प्रोटीन्स बनाना। तो ये हमारा हो गया आरएनए। अब इसका अगर हम बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं तो वो हम पढ़ चुके हैं, 4 ग्राफ रूल इसमें नहीं होगा। क्यों? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे डीऑक्सी की जगह राइबोज शुगर होता है और यहाँ पे थाइमीन की जगह होता है यूरासिल। अब देखो एनसीईआरटी में न्यूक्लिक एसिड तो डिटेल में नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे एक दे रखा है नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बनता है मोनोमर्स के बीच में और कैसे वो पॉलीमर बनाता है। तो जब हमने प्रोटीन्स पढ़ा था हमने तभी पढ़ लिया था कि पॉलीपेप्टाइड्स के अमीनो एसिड जुड़े होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कि होता है कार्बोक्सिल ग्रुप में और अमीनो ग्रुप के बीच में। उसी तरीके से ये बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। पॉलीसेकेराइड में भी डिहाइड्रेशन की वजह से मोनोसेकेराइड जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। अब ये होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। न्यूक्लिक एसिड में जैसे हमने पढ़ा कि उसमें एक 3 कार्बन 1 शुगर जुड़ा होता है, 5 कार्बन अदर, उसमें क्या होता है? एक ईस्टर बॉन्ड। अब दोनों साइड एक ईस्टर बॉन्ड है तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है और नाइट्रोजनस बेसिस बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। एक डबल हेलिक्स की तरह होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो चेन है, जैसे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस मिला के एक न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। तो इसका जो पॉलीपेप्टाइड है वो दोनों आपस में एंटी पैरेलल रन करती है। दे रन अपोजिट डायरेक्शन में। इनकी बैकबोन क्या है? शुगर फॉस्फेट चेन, शुगर फॉस्फेट, शुगर हो गया, ठीक है, उसके बाद एक फॉस्फेट आ गया, फिर शुगर आ गया और ये जो बेसिस है ये परपेंडिकुलरली यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है, अटैच्ड है। देन ए और जी कैसे अटैच्ड होते हैं आपस में, और टी और सी तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ए और टी के बीच में, 4 ग्राफ रूल, और 3 होते हैं जी और सी के बीच में, एक हेलिकल स्टेयरकेस बनता है। अब ईच स्टेप में हर बेसिस के बीच में 36 डिग्री का टर्न होता है और अगर हम पूरे में देखेंगे, एक पूरे में जो कि 10 बेस पेयर्स बनाता है तो उसमें 360 डिग्री टर्न होता है। पिच 34 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि 10 बेस पेयर्स जितने कंप्लीट हुए, एक के बीच में देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम आएगा। देन हम यहाँ पे बहुत सारे डीएनए है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और हम कुछ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म एंड हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, लिविंग स्टेट के बारे में पूरा डिटेल।